अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमारा जो आज ये लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो इसमें हम बहुत जो क्रिटिकल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में या छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। और इस लेक्चर को सुनने के बाद पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनके बारे में आपको मज़ीद क्लैरिटी आएगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं या पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल को क्या करना है, लॉन्च करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग होता है। यहाँ तक तो आपको पता है। ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है, इस कर्व को क्या कहते हैं? इस कर्व को कहते हैं ट्रैजेक्टरी कहते हैं, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और ये कौन सी शेप होती है? पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक पाथ कर लें, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो ये पैराबोलिक होता है। तो ये एक एमसीक्यूज़ का आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका ट्रैजेक्टरी मतलब कौन सी शेप होती है, तो पैराबोलिक होती है। ठीक है, तो ये बात आपको एक पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे लॉन्चिंग की। जब हम यहाँ पे किसी भी एंगल पे लॉन्च करते हैं प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, किसी भी एंगल पे लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पे हम उसको जो प्रोजेक्टाइल है उसको दो वेलोसिटीज़ देते हैं। एक हम देते हैं Vx और एक हम वेलोसिटी देते हैं Vy। Vx जो है हॉरिजेंटल जो है वो प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल मूव कराने की कोशिश करती है, और जो Vy होता है वो प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अपवर्ड जो है वो मूव कराने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ जो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बना देता हूँ यहाँ पे, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी Vx और वर्टिकल की इस तरफ होगी, इसको मैं क्या कहूँगा, Vy। ठीक है, अच्छा, तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि Vx हॉरिजेंटल डायरेक्शन की तरफ होती है और Vy जो है वो ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, तो ये दूसरा एमसीक्यूज आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो Vx होता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये हमेशा प्रोजेक्टाइल में थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल की पूरी मोशन यहाँ से लेके लॉन्चिंग से लेके लैंडिंग तक Vx है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। और ये जो Vy होता है ये जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा एमसीक्यूज यहाँ से क्लियर हो सकता है। तो यानी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो Vx है, व्हाट डू यू नो अबाउट Vx, कि Vx जो है ना हाइट के साथ क्या होती है, चेंज होती है, नहीं चेंज होती, डबल हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो आपने कहना है कि Vx जो है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। हाँ, अलबत्ता जो Vy होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आपसे जो है वो अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो Vx है ये कांस्टेंट है, तो बताएं क्यों है, और ये जो V है ये चेंज हो रही है, तो बताएं क्यों। ठीक है, तो आपको ये बताने की ज़रूरत है या उनको आपने ये आंसर करना है कि जो Vx होता है, क्योंकि हॉरिजेंटल कोई फोर्स नहीं लग रही होती, फोर्स हमारी हॉरिजेंटल क्या होती है, ज़ीरो होती है, और जो हमारा एक्सलेरेशन होता है Ax वो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इन दो बातों की वजह से हमारा जो Vx है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आपकी तीन एमसीक्यूज तो ये वाले क्लियर हो गए कि जो Vx होता है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि हॉरिजेंटल फोर्स एक्ट नहीं करती, हॉरिजेंटल फोर्स एक्ट नहीं करती तो हमारा हॉरिजेंटल एक्सलेरेशन भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, अच्छा, ये चेंज क्यों होती है, क्योंकि वर्टिकली हमारे पास एक फोर्स लग रही होती है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो G आपका यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है इसके नीचे। ठीक है, इसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, तो इस वजह से ग्रेविटी यानी फोर्स लग रही होती है। फोर्स भी कौन सी, ग्रेविटी लग रही होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है जी, जो Ay है वो -G होता है या G होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब है एक्सलेरेशन की भी वैल्यू होती है, फोर्स की भी वैल्यू होती है, और ये जो वी वाई है ये भी क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई हैं उनको दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ट्रैजेक्टरी के बारे में बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रैजेक्टरी होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है या पैराबोलिक शेप होती है, ठीक है। और ये वाला जो पूरा पाथ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है कर्व, ये जो है वो पैराबोलिक है, ठीक है। तो एक बात तो आपको मैंने ये समझाई। दूसरा, जब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये वाला यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये बताया कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं एट सम एंगल, तो उसका एक कंपोनेंट वी एक्स होता है और दूसरा कंपोनेंट होता है वी वाई। वी एक्स की क्या जिम्मेदारी है, प्रोजेक्टाइल को आगे की तरफ लेके जाना, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे लेके जाना, और जो वी वाई होता है उसकी जिम्मेदारी होती है प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ लेके जाना, ऊंचाई की तरफ लेके जाना। तो ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर लिया था तो इसको आप दूसरा कह लें, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था कि जो वी एक्स है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न दो हैं कि फोर्स ज़ीरो होती है और ए एक्स जो है वो ज़ीरो होता है। हमने आइडियल प्रोजेक्टाइल का अगर आप कॉन्सेप्ट रिकॉल करें तो आइडियल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, हॉरिजेंटल फोर्स निगलेक्ट करते हैं हम एयर रेजिस्टेंस को, और जस्ट हम ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती है जो कि वर्टिकल होती है, ठीक है। तो इस वजह से वी एक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि फोर्स ज़ीरो होती है, एक्सलेरेशन ज़ीरो होता है। यहाँ पे वी वाई जो होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। सॉरी, वी वाई जो है वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी एक्ट करती है और एक्सलेरेशन भी होता है। दैट्स वाई कि यहाँ पे, तो इसको आप फोर्थ पॉइंट कह लें। ये तीन बातें हैं, ये 4 पॉइंट में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर होती हों, जा रही होंगी। अब हम चलते हैं आगे हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो अभी वो कहता है कि अगर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे चलती चलती, ऐसे आती आती इधर आती है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, या वेलोसिटी कौन सी होगी, वर्टिकल होगी, हॉरिजेंटल होगी, या कुछ भी नहीं होगी, या सारी की सारी ज़ीरो होगी। देखें, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल आई, यहाँ पे ये वी एक्स सेम रहेगा, वी वाई जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह जब यहाँ पे जाएगी वी एक्स सेम रहेगा, वी वाई कम हो जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी वी एक्स सेम रहेगा और जो वी वाई है वो मज़ीद कम होती होती इधर जाके जो वी वाई है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। वी वाई बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और वी एक्स जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि वी एक्स ने तो सेम रहना है, हमेशा सेम रहना है, ठीक है। तो यानी हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए कि नेट वेलोसिटी कितनी होगी, नेट, ये वेलोसिटी नेट, तो नेट का मतलब ये है कि टोटल कितनी होगी, तो ये तो ज़ीरो होगी बट ये कुछ ना कुछ होगी, तो आपने कहना है नेट वेलोसिटी वी एक्स होगी, ठीक है। लेकिन वी वाई जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो होने के बाद अब जो है वो वी वाई नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। ऊपर जब जाती है तो वी वाई कम होना शुरू हो जाती है और ऊपर से जब नीचे आएगी तो वी वाई जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे आपको क्या ज़हन में रखना है कि वेलोसिटी कितनी होगी। अगर सिर्फ वी वाई का पूछे तो आपने कहना है ज़ीरो, अगर सिर्फ वी एक्स का पूछे तो आपने कहना है सेम, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नेट पूछे यानी टोटल वेलोसिटी कितनी होगी तो आपने कहना है इंटायरली, इंटायर का मतलब टोटल, ठीक है, इंटायरली वी एक्स, यानी मुकम्मल तौर पे वी एक्स होगी क्योंकि वी वाई तो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ज़हन में रखनी है, ठीक। नेक्स्ट आपसे जो पॉइंट पूछा जाएगा, ये वाला जो पॉइंट था ये पॉइंट नंबर 5 था, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, ठीक है। अब छठा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रेविटी होती है वो प्रोजेक्टाइल पे जो एक्ट करती है वो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो आपने कहना है कि जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। जिधर मर्जी प्रोजेक्टाइल हो, प्रोजेक्ट चाहे टॉप ऑफ द फ्लाइट यानी टॉप मोस्ट जगह पे हो या बिल्कुल बॉटम पे हो, वो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करती है। तो ये छठा पॉइंट आपको ज़हन में रखना है। अभी आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन विद मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। और ये हर एंगल के सामने उसका कलर दिया गया है
सबसे जो ब्लू कलर है वो सबसे कम उसका एंगल है, फिर इसी तरह आई थिंक ऑरेंज है, फिर इस चलता चलता ये सारे कलर्स हैं। अभी इस ग्राफ से ना जो मुझे चीज़ें पता चल रही हैं वो सबसे पहले ये पता चल रही है कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिल रही है, मैक्सिमम रेंज हमें मिलती है। ये बात मुझे पहले नंबर पे पता चली, ठीक है। 45 डिग्री पे देखें, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंज किस पे मिल रही है, ग्रीन पे मिल रही है, और ग्रीन का एंगल ज़रा देखें क्या है, 45 है, ठीक है। तो इसका मतलब है 45 पे मैक्सिमम रेंज मिलती है, ये एक बात। दूसरा, अगर आप देखें तो हाइट किसकी ज़्यादा है, ये देखें ये कौन सा एंगल है, ये पर्पल जो है 75, इसका मतलब है थीटा इज इक्वस टू 75 डिग्री की हाइट है, वो जो हाइट है वो मोस्ट है, या मोस्ट कह लें या हाईएस्ट कह लें, ठीक है। तो मोस्ट कर लें, मोस्ट हाइट है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हाइट सबसे कम किसकी है, तो वो हाइट देखें तो ब्लू कलर में, ब्लू कलर ज़रा देखें 15 डिग्री, यानी एंगल इक्वस टू 15 डिग्री। इसकी जो हाइट है वो लोएस्ट है, हाइट जो है वो क्या है, लो है, या लोएस्ट का है, ठीक है। तो ये तीन बातें तो मुझे ये समझ लगी कि जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री एंगल पे मिलेगी आपको, और मैक्सिमम हाइट जो है वो मैक्सिमम एंगल पे मिलेगी, यानी अगर आपका एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी आपकी हाइट आपको ज़्यादा मिलेगी प्रोजेक्टाइल में, और जितना एंगल कम होगा आपको प्रोजेक्टाइल की हाइट उतनी कम मिलेगी। ये तीन बातें तो यहाँ से मुझे पता चली। चौथी बात मुझे क्या समझ लग रही है, ज़रा देखें इस जगह, इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पे दो लाइंस मिल रही हैं, एक रेड और एक ऑरेंज, ठीक है। तो रेड और ऑरेंज का जो रेंज है वो सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड प्लस ऑरेंज, ठीक है। इनकी रेंज क्या है, रेंज जो है वो सेम है, ठीक है। इन दोनों की रेंज क्या है, सेम है। इसी तरह मैं कुछ और देखता हूँ, ये जो पर्पल और ब्लू, ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू प्लस पर्पल, ठीक है, पर्पल, इनकी रेंज भी क्या है, सेम है, ठीक है। बस इनकी, अब ज़रा इनके एंगल लिखते हैं हम। इनके नीचे जो मैंने जगह छोड़ी है, रेड का एंगल कितना है, रेड का एंगल है 60, और ऑरेंज का एंगल कितना है, थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, ऑरेंज का एंगल है 30, ठीक है। तो देखें रेंजेस सेम आ रही हैं किसके ऊपर, कम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर, यानी 60 प्लस 30 कितना होता है, 90, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 60 पे और 30 पे जो रेंज है वो सेम क्यों आ रही है, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों मिलके 90 बनाते हैं, इस वजह से, ठीक है। अब ब्लू वाले पे देखें ज़रा, ब्लू वाले का 15 है, और पर्पल वाले का जो है वो एंगल है आई थिंक, ऊपर अगर देखें पर्पल वाले का तो वो आई थिंक पर्पल वाले का 75। तो देखें 15 और 75 मिल के क्या बनाते हैं, 90, इस वजह से इन दोनों की रेंज क्या है, सेम। तो इस ग्राफ से आपको चार बातें पता चली कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलेगी, और अगर मोर एंगल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल, बड़ा एंगल होगा तो आपको हाइट ज़्यादा मिलेगी, छोटा एंगल होगा तो आपको हाइट कम मिलेगी। ये तीन बातें हो गई। चौथी बात आपको ये पता चली कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले जो हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वो रेंज क्या देते हैं, सेम रेंज देते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, सेम होती है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर करनी है बातें, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, थोड़े और टॉपिक्स मैंने डिस्कस करने हैं तो उनकी तरफ चलते हैं। देखें एक टर्म है GT, ये आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताएं। ये ऑप्शंस आपको चार दे दिए जाएंगे। क्या ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, या
और कुछ एक्सेलरेशन। मैंने आपसे क्या सवाल किया कि ये जो gt है ये क्या ये वेलोसिटी है या डिस्टेंस है या टाइम है या एक्सेलरेशन है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये है। ठीक है, तो ये इस तरह का MCQs आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में आ सकता है। इसी तरह एक और चीज़ है GT²। ये क्या चीज़ है? ये सेम ऑप्शंस हैं, इसमें भी 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। क्या ये वेलोसिटी है, क्या ये एक्सेलरेशन है, क्या ये डिस्टेंस है, क्या ये टाइम। ठीक है, तो इन चारों में से ये कौन सा है? तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखें, इसमें ना आप बहुत ही सिंपल है, इसमें आप इसकी यूनिट पुट कर दें। जी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डॉट आगे टाइम T² की यूनिट पुट कर दें। T² की T की यूनिट होती है S और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, तो इन दोनों को अगर आप कैंसिल कराओ, ये देखो सेकेंड स्क्वायर था और ये माइनस में, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो आंसर आपका रिजल्टेंट क्या आया? मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। तो इसका मतलब है ये जो GT² है ये डिस्टेंस है। समझ आई? इस तरह का आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह ये जो GT है वो कौन सा है इन में से? तो ये आप खुद करें। इसमें क्या होगा? आपको G की वैल्यू पहले इसकी यूनिट पुट करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन की होती है, और ये जो टाइम है यहाँ पे इसकी क्या होगी? सेकेंड। तो अब ये टाइम और ये टाइम आपस में जब मर्ज होंगे तो ये मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो यानी GT जो होती है वो वेलोसिटी होता है और GT² जो होता है वो डिस्टेंस होता है। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई। ये एक पहाड़ी है और ये वो लैंड है, मतलब ये अर्थ मतलब है लेवल है। ठीक है, ये पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, इसके हाथ में क्या है? गन है। अब क्या करता है कि जैसे ही वो गन से बुलेट फायर करता है ना, तभी ये पत्थर जो उसके हाथ में है इसको रिलीज़ करता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो अब गोली कैसे आएगी? गोली इस तरह आएगी, यहाँ पे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और यहाँ पे आके गिरेगी। और पत्थर कैसे आएगा? ऐसे 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 और इस। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो उसने बुलेट फायर की है, क्या ये बुलेट पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी या ये जो पत्थर है ये पहले पहुंचेगा? तो ये MCQs में आपसे कंसेप्चुअल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका जवाब ये है कि दोनों बोथ केम एट सेम टाइम, दोनों जो हैं वो सेम टाइम के ऊपर ज़मीन पे आएंगे। ये कैसे पॉसिबल है सर? देखें, तो जो गन वाला था उसने बुलेट को कौन सी वेलोसिटी दी? Vx दी, Vy नहीं दी उसने। ठीक है, इसी तरह स्टोन को भी उसने कोई Vy नहीं दी, जस्ट रिलीज़ किया। तो जिस तरह स्टोन को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, इसी तरह बुलेट को भी अर्थ अपनी तरफ खींचेगी खुद से। ठीक है, तो दोनों को सेम जो है ना फोर्स के साथ अर्थ नीचे की तरफ खींचेगी। इस वजह से बुलेट और स्टोन दोनों सेम टाइम पे ज़मीन पे आके गिरेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसको डिफरेंट वे में पूछा गया है कि एक क्लिफ है, उसके ऊपर एक बॉल है, 2 बॉल्स एक बंदे के हाथ में, एक बॉल को ऐसे सामने की तरफ थ्रो कर देता है और एक को ऐसे छोड़ देता है। ठीक है, तो कौन सी पहले गिरेगी? तो दूसरी वाली बॉल ऐसे करके अर्थ पे उसने भी गिरना है, इसने भी गिरना है, तो कौन सी पहले पहुंचेगी? तो ये वाली पहले पहुंचेगी या ये वाली पहुंचेगी? तो अगेन वही है कि दोनों सेम स्पीड पे पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको Vx दिया था। ठीक है, Vx दिया था, Vy तो नहीं दिया था। तो Vy तो खुद ग्रेविटी की वजह से उस पर ग्रेविटी लग रही है, इसलिए Vy आया। ठीक है, इसी तरह इसको भी हमने Vy नहीं दिया था, ये खुद ही नीचे की तरफ आ रही है, इस वजह से ये दोनों की जो है वो जेन। अच्छा चले, एक और, एक बंदा यहाँ पे छत पे खड़ा है और उसके पास 2 बॉल्स हैं। एक बॉल को वो ज़ोर से नीचे की तरफ फेंकता है और एक को जस्ट रिलीज़ करता है। तो कौन सी बॉल पहले पहुंचेगी? सोच के बताएं। 2 बॉल्स हैं,
एक बंदा छत पे खड़ा है, 2 बॉल्स, एक को वो ज़ोर से ऐसे स्पीड देता है यानी Vy उसको देगा, और दूसरे को जस्ट रिलीज़ करेगा, उसको Vy उसने नहीं दी, तो कौन सी बॉल पहले पहुंचेगी? तो Vy जिसको उसने स्पीड दी, इनिशियल वेलोसिटी दी, वो पहले पहुंचेगी, और ये जो बॉल है ये बाद में पहुंचेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें उसने Vy दिया, लेकिन जो ऊपर वाला बुलेट वाला केस और ये बॉल वाला, इसमें हम दोनों में हमने Vy नहीं दिया। अगर दोनों को Vy नहीं देंगे, आत उन्हें अपनी खुद से खींचेगी, तो फिर वो दोनों सेम रेट पे आएंगे। हाँ, एक को आप पुश करते हो और दूसरे को रिलीज़ करते हो, तो साफ ज़रा पुश वाली पहले पहुंचेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको पता होने चाहिए। दूसरा, जो Vx होता है और Vy होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मतलब ये हुआ कि अगर Vy डिपेंड करने का मतलब क्या है कि अगर Vy बढ़ता ना, अगर Vy 0 होता तो इस पे फ़र्क पड़ता, Vy मैक्सिमम होता तो इस पे फ़र्क पड़ता, Vy जो है वो कम होता तो इस पे फ़र्क पड़ता। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि Vx जो है वो जो मर्ज़ी हो जाए, Vx ने कांस्टेंट रहना है, और ये बेचारा कभी 0 हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो इसके कम या ज़्यादा होने से इसको कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। इस वजह से Vy और Vx जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि जस्टिफाई दैट Vx इज़ इंडिपेंडेंट या Vy इज़ इंडिपेंडेंट टू Vx। ठीक है, तो Vx पे इंडिपेंडेंट है, यानी उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आपने कहना है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट Vy बिकम 0 एंड Vx रिमेन सेम। वो Vx बढ़ रहा होता है तब भी Vx सेम रहता है, Vy कम हो रहा होता है तब भी Vx सेम रह रहा होता है। तो ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तो मेरे ख्याल में ये जो मेरे जहन में बातें थी प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो मैंने इस लेक्चर के अंदर कर ली। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया होगा। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे जाएं और एक आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। उस टेस्ट को आप सॉल्व करें, अपना जीमेल लाजमी डालिएगा और उस जो है टेस्ट को सॉल्व करें, और उम्मीद है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इन MCQs को करने के बाद क्लियर हो जाएंगे।